अपन पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशन का लेक्चर सेकंड, ठीक है, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी बॉडी की बात करें बेटा, तो हर बॉडी के पास में दो प्रॉपर्टी होती है, एक चार्ज और दूसरा मास। ठीक है, तो इस बॉडी के पास में है चार्ज और इसी बॉडी के पास में एक दूसरी प्रॉपर्टी भी होगी, मास। ठीक है, तो हर बॉडी के पास में दो टाइप के फोर्स देखने मिलते हैं। ठीक है, ये बॉडी है, ये दो टाइप के फोर्स अप्लाई कर सकती है, बिकॉज इसके पास में दो टाइप की प्रॉपर्टी है, तो ये दो टाइप की फोर्स अप्लाई कर सकती है यदि ये बॉडी अपने मास के थ्रू किसी दूसरी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, ये जो बॉडी है ये अपने मास के थ्रू किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर सकती है। इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, बॉडी मास के थ्रू जो फोर्स अप्लाई करती है उसको अपन कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और बॉडी चार्ज के थ्रू जो फोर्स अप्लाई करती है, बॉडी चार्ज के थ्रू जो फोर्स अप्लाई करती है इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है, तो ये फोर्स आप 12th में देखोगे। अभी 11th क्लास में अपन को ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ना है कि जो दो बॉडी हैं वो आपस में मास के थ्रू जो फोर्स अप्लाई करती हैं वो कितना होता है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये किसने कैलकुलेट की है? यहाँ पर न्यूटन ने। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, यदि मैंने कहा कि अपने पास में दो बॉडी है जिनका मास है m1 और दूसरी बॉडी है जिसका मास है m2 और इनके सेंटर टू सेंटर सेपरेशन को अपन मान लेते हैं r है। ये दो बॉडी है जिनके सेंटर टू सेंटर सेपरेशन को अपन ने क्या माना हुआ है? r मान लिया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन ने क्या बताया कि यहां पर दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स किस टाइप का होता है? एक अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, एक बॉडी अपने मास के थ्रू किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, खींचती है एक दूसरे को अपनी तरफ। ठीक है, तो यहां पर इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के। ठीक है, इन दोनों बॉडी का जो भी मास है उन दोनों मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इन दोनों बॉडी के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यदि मास डबल कर दिया, m1 को यदि अपन डबल कर देते हैं तो फोर्स भी डबल हो जाएगा, यदि m2 को डबल कर देते हैं तो फोर्स भी डबल हो जाएगा। लेकिन यदि m1 को भी डबल कर दिया, m2 को भी डबल कर दिया तो फोर्स कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये था फर्स्ट स्टेटमेंट न्यूटन्स लॉ के लिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये जो दो मासेस हैं इनके बीच का जो भी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा फोर्स उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, जितना क्लोज होंगे दो मास, उनका फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, और जितना दूर होंगे मास उनका फोर्स उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इस लॉ को और क्या कहते हैं अपन? इसे अपन और कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ कहलाता है न्यूटन का। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, कंप्लीट करते हैं स्टेटमेंट को। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो ये हो जाता है कंप्लीट स्टेटमेंट न्यूटन का। ठीक है, अब यदि अपन क्या कर देते हैं, इनको कंबाइन कर देते हैं, तो ऑन कॉम्बिनेशन वी गेट F
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। कंबाइन कर दिया, कंप्लीट लॉ की बात करें तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यह यदि यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाया जाए तो प्रोपोर्शनल के साथ में हमेशा अपन क्या करते हैं, जब भी प्रोपोर्शनल को हटाया जाता है तो वहाँ पर एक कांस्टेंट को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट अपन ने लिया हुआ है जिसे अपन कहते हैं g, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब ये जो g देख रहे हैं यहाँ पर, इस g को अपन क्या कहते हैं, इस g को अपन कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल बिकॉज इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, एनी मीडियम, कोई भी मीडियम ले लो, इसकी वैल्यू सेम रहती है। इसकी वैल्यू जो है वो होती है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। यूनिट की बात करें तो यहाँ से यूनिट निकाल सकते हैं। देखिए, यदि मुझे जी की वैल्यू चाहिए, आर स्क्वायर को ऊपर भेज दो, क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर। m1 m2 नीचे आ गया, कितना हो जाएगा, m1 m2 बना लो यूनिट। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। मास केजी, मास केजी कितना हो गया, केजी स्क्वायर हो गया। तो ये निकल कर आ गई जी की वैल्यू। ठीक है, तो ये जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, फिक्स वैल्यू है। ठीक है, बार बार चेंज नहीं होती। तो ये अपने पास में जी की वैल्यू हो जाती है। तो ये था अपने पास में कंप्लीट लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो यहां पर अपन को न्यूटन ने दो मासेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस के बीच में फोर्स के बारे में बताया हुआ है कि जो फोर्स होता है वो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये है कि यदि मैं किसी बॉडी को ऊपर फेंकता हूं तो अर्थ उसको इस फोर्स से वापस नीचे खींच लेगी। ठीक है, यदि मैंने इस बॉडी को ऊपर फेंक दिया तो अर्थ क्या करेगी, इस फोर्स से उस बॉडी को वापस नीचे खींच लेगी। ठीक है, तो ये था अपने पास में न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो यहां तो अपन ने केवल क्या बताया है, न्यूटन से फोर्स का मैग्नीट्यूड बताया है कि दो मासेस के बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। बट इसका डायरेक्शन क्या होगा वो अपन किससे बताएंगे, वेक्टर फॉर्म से बताएंगे। तो चलिए देखते हैं न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखने जा रहे हैं। तो यहां पर क्या करते हैं, वही दो मासेस ले लेते हैं फिर से। तो यदि मैंने ये दो मासेस लिए हैं, एक है m1 एक है m2, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है r, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, r हो गया। अब इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, अच्छा ये अपन करने जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म के लिए। न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दो मासेस लिए हुए हैं, इनके बीच का सेपरेशन क्या रखा अपन ने, r। इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन का फोर्स होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्शन का फोर्स कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिलेगा। इस फोर्स को अपन कहते हैं F12। F12 मीन्स फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ठीक है, F12 मतलब F12 इक्वल टू फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ठीक है, फर्स्ट वाले पर फोर्स लगा, किसने लगाया, सेकंड वाले ने। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट वाले पर फोर्स लगा है, किसने लगाया है, सेकंड वाले ने। तो कहां से लग रहा है डायरेक्शन, फोर्स कहां से लग रहा है, 2 से। कहां लग रहा है, 1 पर। तो डायरेक्शन क्या हुआ फोर्स का, ये होगा, इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे किससे, R21 से, वेक्टर में, वेक्टर R21। ठीक है, R21 क्यों लिया, बिकॉज कहां से लग रहा है,
2 से लग रहा है 1 पर, डायरेक्शन तो ये होगा 2 1, तो R21 जो है वो डायरेक्शन है किसका, F12 का, फोर्स F12 का डायरेक्शन है R21। सिमिलरली यदि यहां की बात करें तो यहां का जो फोर्स है इसको अपन क्या कहते हैं, F21। F21 मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, F21 मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। तो यहां पर 2 पर फोर्स लगा है 1 से। अब इसका डायरेक्शन कैसा होगा, इसका डायरेक्शन कैसा होगा, तो इसका डायरेक्शन देखो तो 1 ने 2 पर फोर्स लगाया, 1 से 2 पर फोर्स लग रहा है, तो डायरेक्शन कैसा दिख रहा है, यहां पर ये दिख रहा है। इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे किससे, R12 से। तो F21 का डायरेक्शन है R12, F12 का डायरेक्शन है R21, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, वेक्टर को भूल जाएं अभी थोड़ी देर के लिए, और बात करते हैं यदि ये वेक्टर फॉर्म में नहीं होता तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होता अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है दोनों मासेस के बीच में लगने वाले फोर्स का, ठीक है। ये दो मासेस हैं, इनके बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड है G m1 m2 अपॉन में R स्क्वायर। अच्छा अब एक चीज देखिए यहां पर, ये जो R21 है और जो R12 है, देखो m1 m2 के बीच का डिस्टेंस तो फिक्स है, m1 और m2 के बीच का डिस्टेंस फिक्स है, R21 का मैग्नीट्यूड भी R होगा, R12 का मैग्नीट्यूड भी R होगा, बट डायरेक्शन अलग है। ये 1 से 2 जा रहा है, ये 2 से 1 आ रहा है, लेकिन जा तो उतना ही रहा है ना, आ भी उतना ही रहा, डिस्टेंस तो दोनों की सेम ही है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। R21 उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, R12 उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन अलग है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है R, तो R21 का मैग्नीट्यूड भी R, R12 का मैग्नीट्यूड भी R होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, यदि मुझे इसके लिए क्या बनाना है, वेक्टर फॉर्म बनाना है, तो एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। मान लो मैंने फॉर्म कौन सा फोर्स ले लिया, F12 ले लिया, F12 को मैं वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं। तो एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं अपन, वेक्टर के पास में क्या चीजें होती है, वेक्टर के पास में दो चीजें होती हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होती है उसकी डायरेक्शन, ठीक है। एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो यहां पर देखो F12 का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों ही फोर्सेस कैसे हैं, सेम है, मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शन अलग है। ये यहां फोर्स लगा रहा है, ये यहां फोर्स लगा रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो F12 वेक्टर के पास में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कितना F12 का मैग्नीट्यूड कितना F, डायरेक्शन कितनी, F12 की डायरेक्शन क्या बताई है अपन ने, R21, तो डायरेक्शन क्या बताओगे R21, लेकिन डायरेक्शन को किससे बताया जाता है, यूनिट वेक्टर से। तो ये क्या लगाया अपन ने यहां पर, यूनिट वेक्टर लगा लिया, R21 यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दिखा दिया, क्योंकि ये डायरेक्शन के लिए केवल और केवल यूनिट वेक्टर को ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो अपन ने यूज किया है। F की वैल्यू ये अपन ने देखी, Gm1 m2 अपॉन में R स्क्वायर, और ये है अपने पास में R21 कैप, ठीक है। चलिए अब क्या करें, ये तो अपने पास आ गया है यूनिट वेक्टर के फॉर्म में फोर्स F12, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड फोर्स F21 भी कितना होगा, Gm1 m2 अपॉन R स्क्वायर, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन अलग है। इसका डायरेक्शन क्या है, F21 का डायरेक्शन है R12, तो यहां पर क्या लगाओगे R12 कैप, यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन के लिए तो यूनिट वेक्टर लिखते हैं। चलिए तो ये हो गए दोनों फोर्सेस F12 F21। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को किससे रिप्रेजेंट कर दिया अपन ने, वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन यहां पर जो अपन ने यूज किया है यूनिट वेक्टर को यूज किया है डायरेक्शन के लिए। तो अभी ये जो फॉर्म देख रहे हो ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दिख रहा है।
एक अदर फॉर्म भी अपन यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। कैसे? देखो, अपन को पता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। यदि आर कैप यूनिट वेक्टर है तो इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर आर अपॉन आर। यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन आर। तो यदि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाए तो मुझे एक सेकंड फॉर्म भी देखने मिल जाएगा फोर्स का, और वो क्या होगा? Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, R21 कैप को यहां से यदि लिया जाए तो R21 कैप को लिखोगे वेक्टर R अपॉन में R। R21 का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? वही रहेगा, सेम R रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो R21 का मैग्नीट्यूड R ही रहेगा, बट ऊपर जो वेक्टर क्वांटिटी लेना है वो R21 ही रहेगी। तो कितना हो गया? अब देखो, अब ये हो गया Gm1m2 R स्क्वायर और R कितना हो गया? R क्यूब हो गया, और ये कितना हो गया? R21 वेक्टर। तो ये आ गया अपने पास में F12। तो यहां जो फोर्स देख रहे हो वो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में नहीं, फुल वेक्टर के फॉर्म में देखने मिल रहा है। ये फुल वेक्टर है, फुल वेक्टर के फॉर्म में अपन को फोर्स देखने मिल गया, यहां पर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में देखने मिला। इसी का सेकंड जो फॉर्मूला है, सेकंड फोर्स है F21, वो कितना होगा? F21 होगा Gm1m2 अपॉन आर क्यूब, और यहां डायरेक्शन क्या आ जाएगा? R12 आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले और बन जाते हैं यहां पर फोर्स के लिए। फोर्स को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया है और फोर्स को फुल वेक्टर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ये था अपने पास में वेक्टर फॉर्म, न्यूटन्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देख लिया अपन ने। ठीक है, फोर्स को एक डायरेक्शन दे दिया अपन ने। अच्छा, अब बात करते हैं, यदि अपन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन करने चाह रहे हैं न्यूटन्स लॉ से, तो कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, तो अभी अपन ने देखा फॉर्मूला क्या मिला अपन को, फोर्स Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स देखा अभी अपन ने। अब यदि मैंने क्या कहा कि सपोज मेरा m1 1 kg है, m2 भी 1 kg है, और इनके बीच का सेपरेशन भी 1 मीटर है। ठीक है, दो मासेस हैं, दोनों ही यूनिट मास हैं, और दोनों के बीच का सेपरेशन भी 1 मीटर है। तो यदि ऐसा होगा, m1 इक्वल टू m2 होगा 1 kg, और r यदि 1 मीटर होगा, तो फिर f इक्वल टू क्या मिलने वाला है? ये रख दो 1 1 और ये भी 1, तो क्या मिलेगा यहाँ पर? कंप्लीट f इक्वल टू g मिल जाएगा। तो यहां से देखो क्या डिफाइन कर सकते हो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू द फोर्स। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू द फोर्स बिटवीन टू मासेस ईच ऑफ यूनिट मास सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, फिर से, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू द फोर्स बिटवीन टू मासेस ईच ऑफ यूनिट मास सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, तो यहां से अपन ने क्या कर दिया? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन कर दिया। ठीक है, किससे? न्यूटन्स लॉ से। ठीक है, चलिए।